चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिक मीन। तो हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस का डिस्कशन कर रहे थे। सो लेट अस टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, अगर आपका अनग्रुप डाटा है, इसको मैंने आपको कहा था कि बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है और इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स सफिक्स वन कॉमा एक्स सफिक्स टू से लेकर के टिल अप टू एक्स सफिक्स एन तक। तो इस तरह का डाटा जो है उसमें जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एक्स सफिक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स सफिक्स टू अप टू सो ऑन एक्स सफिक्स एन, कंप्लीट ब्रैकेट to the power it is going to be 1 by n and that is going to be the geometric mean। और अगर बच्चा आपके पास ग्रुप डाटा है और वो भी आपका गुड इवनिंग डिस्क्रीट सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अगर मैं कहूं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरह का डाटा है, तो अगर मैं ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम फार्मूला बोल रहा हूं, तो आपने ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल टाइप है उसमें मैं बेसिकली मिड वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मिड वैल्यूज को मैं कंसिडर में ले रहा हूं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्लास इंटरवल। तो अब आपने ध्यान रखना है कि अब आपका अगर वेरिएट एक्स है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो एक्स सफिक्स वन कॉमा एक्स सफिक्स टू से लेकर के टिल अप टू एक्स सफिक्स एन है, और जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टेबल है वो अगर मान लीजिए एफ सफिक्स वन कॉमा आपका एफ सफिक्स टू से लेकर के एफ सफिक्स एन है, यानी एक्स वन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ वन है, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ टू है, एक्स एन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ एन है। तो इस केस में ये दोनों तरह के डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉर द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल मैं मिड वैल्यूज को कंसिडर कर रहा हूं और उस मिड वैल्यूज वाले टेबल को मैं वेरिएट एक्स नाम दे रहा हूं। तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वजह दैट इज इक्वल्स टू, ये बनेगा एक्स वन टू द पावर एफ वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू टू द पावर एफ टू इंटू एक्स थ्री टू द पावर एफ थ्री। ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल अप टू एक्स सफिक्स एन टू द पावर एफ सफिक्स एन, कंप्लीट ब्रैकेट का पावर में वन अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो कि कैपिटल एन हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर बता दूं, कैपिटल एन जो होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमने अनग्रुप डाटा के लिए डिस्कस कर लिया, हमने ग्रुप डाटा उसके लिए डिस्कस कर लिया। और ग्रुप डाटा में मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने सेम फॉर्मेट यूज किया है। अब अगर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो ऐसा है, आपको ये कहा गया है कि पांच ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं जिनका आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। और पांच ऑब्जर्वेशंस का जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो आपको ये मालूम होता है कि वो 11 है। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस was calculated as 11। लेटर ऑन वजह आपने ऑब्जर्व किया कि उन पांच में से आपके पास एक ऑब्जर्वेशन जो टू थी वो गलत थी। तो टू की बजाय आपके पास होना चाहिए था वहां पर 64। तो टू की जगह पे आपका होना चाहिए था, यानी टू की जगह पे आपके पास 64 चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ टू इट शुड बी 64। सो अब आपका जो ऊपर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला वो गलत हो गया। सो अब आपको निकालना है वैसे यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, क्योंकि ऊपर जो आप निकाल रहे हैं 11 वो गलत हो गया क्योंकि उन पांच ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन टू है। तो इंस्टेड ऑफ टू वहां पर आपको 64 लेना चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो इस तरह से है, इफ यू टुक एज द 5 ऑब्जर्वेशन एज एक्स सफिक्स वन कॉमा एक्स सफिक्स टू कॉमा एक्स सफिक्स फोर कॉमा एक्स सफिक्स फाइव।
तो ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं इनका जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा x(1) इंटू x(2) इंटू 2 इंटू x(4) इंटू x(5). कंप्लीट ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 1/5, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 11। तो वैसे मैं इसको लिख रहा हूँ 11। ये जो हम निकाल रहे हैं ये इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर मैं इसको कहूं तो आई एम कॉलिंग इट एज इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय आपके पास जो 5 ऑब्जर्वेशन हैं उनका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो x(1) इंटू x(2) इंटू 2 इंटू x(4) इंटू x(5) जो है दिस कम्स आउट टू बी 11 टू द पावर आपका 5 हो जाए। अब देखो जो ये जो आपने निकाला है ना ये अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी इनकरेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि आपके पास जो इनकरेक्ट प्रोडक्ट आ रही है वो x(1) इंटू x(2) इंटू 2 इंटू x(4) इंटू x(5), और ये इक्वल टू बन रहा है 11 टू द पावर आपका 5। अरे ना आप मुझे बताओ अगर ये आपका इनकरेक्ट प्रोडक्ट है तो जब आप करेक्ट प्रोडक्ट निकालोगे तो करेक्ट प्रोडक्ट में यहां पर ये 2 नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 2 इट शुड बी 64, इजंट इट? यस सर। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर अगर करेक्ट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइएगा। आप जो ये इक्वेशन मैंने दे रखी है ना नंबर 1, इसके बोथ साइड्स पे आप 2 to the power 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 to the power 5 जब आपका 2 से मल्टीप्लाई करेगा इट विल बी 2 to the power 6 विच इज 64। तो मैं यहाँ पर बोथ साइड जो वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 to the power 5। तो x(1) इंटू x(2) इंटू 2 इंटू 2 to the power 5 into x(4) into x(5) will become equals to 11 to the power 5 multiplied by 2 to the power 5। अब जो ये वाला पोर्शन है ना जो ये आपका बन जाएगा बेसिकली x(1) इंटू x(2) इंटू 2 to the power 6 जो कि 64 होगा इंटू x(4) इंटू x(5) will become equals to I think when the powers are same, so जो बेसिस है उनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, सो 22 to the power 5 हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट प्रोडक्ट अगर आपके पास आ गया है तो ऑटोमेटिकली द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है दैट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू, वो आपके पास जो करेक्ट प्रोडक्ट है उसका पावर आप लेंगे 1/5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब ये बन जाएगा आपके पास जो करेक्ट प्रोडक्ट है उसका पावर आपको रेज करना है 1/5। तो आर्यन आप मुझे बताओ अल्टीमेटली आपका 22 to the power 5 जो है उस सारे का वजह पावर आप रेज करोगे 1/5, सो आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 22। सो 22 जो है वो आपके पास हो जाएगा द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। इस समय इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप बताइएगा, मैं इसको एक बार फिर आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेट किया 11। 5 में से एक ऑब्जर्वेशन थी 2, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ 2 वो 64 होना चाहिए था। तो अब आपको करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यहाँ पे निकालना। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट यू कैन आस्क। सर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया था बोथ साइड पे? क्योंकि वजह आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम आपके पास जो एक ऑब्जर्वेशन 2 ले रहे हैं वो 2 नहीं है, 2 की जगह क्या होना चाहिए 64। तो आप बताओ अगर 2 दिया हुआ है तो 2 को जब मैं 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, ये 2 to the power 6 नहीं बन जाएगा? यस सर, पावर 64। 6 इज कमिंग आउट टू बी 64। तो मैंने यहाँ पर ना इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया 2 to the power 5 से। तो ऑटोमेटिकली ये आपका बन जाएगा जिसको हम लोग कह रहे हैं द करेक्ट प्रोडक्ट। तो 2 अपने आप रिप्लेस हो गया बाय 2 to the power 6 से। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। चलिए जी। अब आइए बात करते हैं जो इसके बाद जो आपका हार्मोनिक मीन आता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन तो हार्मोनिक मीन में एक कंसेप्ट सुनिएगा मुझे। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में x(1) x(2) से लेकर के टिल अप टू xn है। तो इस अनग्रुप डाटा के लिए जब मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है
तो हार्मोनिक मीन विल बिकम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि n है, उनको डिवाइड कर दीजिएगा बाय हर ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल के सम से, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो इट इज 1/x1 प्लस बन जाएगा 1/x2 प्लस सो ऑन अप टू बनेगा 1/xn। तो ये बन जाएगा वजह आपका हार्मोनिक मीन। उसके बाद वजह आपके पास नेक्स्ट आता है कि इनकेस अगर आपका ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है या फिर वो आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्लास इंटरवल। तो अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं फॉर्मूला जो है वो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल है, उन क्लास इंटरवल्स का मैं मिड वैल्यू से एक नया टेबल बनाता हूं एक्स, उसको मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पर फिर वही बात आ जाएगी, एक्स आपका वेरिएट है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। एक्स सफिक्स 1 की फ्रीक्वेंसी एफ सफिक्स 1 है, एक्स सफिक्स 2 का फ्रीक्वेंसी एफ सफिक्स 2 है। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। एक्स सफिक्स एन का फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ सफिक्स एन है। इस केस में मुझे आपका हार्मोनिक मीन जो बनेगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एन, उसको आप डिवाइड करेंगे बाय f1/x1 प्लस आपके पास हो जाएगा f2/x2 प्लस सो ऑन, ये चलेगा टिल अप टू fn/xn। यहां पर एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे मुझे तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। एनी नो सर, क्वेश्चन क्लियर। यू हैव आप पूछ सकते हैं मुझे। चलिए जी, अब आइए हम बात करते हैं इसके आगे नो और। सर। चलिए अब हम बात करते हैं जो दूसरा जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है मीडियन का। देखिए, टाइप्स ऑफ एवरेजेस में सबसे पहले आपका मीन था, जिसके आपने यहाँ पर तीन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड टाइप ऑफ एवरेज दैट इज गोइंग टू बी मीडियन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीडियन जो है वो अल्टीमेटली आपका पोजीशन एवरेज है। ये कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को चेक कर लिया जाता है। देखो, आपने एक बात ध्यान रखना है, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है जी, या फिर आपका ग्रुप डाटा है और वो भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सुनिएगा, अनग्रुप डाटा है या फिर आपके पास है ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों केसेस में आपका जो मीडियन निकालने का प्रोसेस है वो सेम होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वजह आपको जो डाटा दिया जाएगा उस डाटा को आप अरेंज करेंगे इधर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करिए इन असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम की ओर, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से कम की ओर। तो ये अपर जो ऊपर की तरफ एरो लगा रखा है, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, नीचे की तरफ एरो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला काम तो ये करिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होगा, इसको आपने बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह करना है। फिर आप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास। देखो, जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मान लीजिए आती है पी, और पी आपका ऑड है। तो उस केस में आप ये कहेंगे कि जिस डाटा को आपने अरेंज किया है इन द असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें मीडियन जो होगा ना, वो आपके पास हो जाएगा पी प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मीडियन हो, यानी जो आपके पास p प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन हो जाएगा। इनकेस बचा आपके पास, जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं और वो मान लीजिए आपके पास आता है सपोज अगेन कमिंग आउट टू बी p, लेकिन p जो है वो अब आपका इवन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि मीडियन जो है, इट इज नाउ गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ p बाय टूथ, बहुत ध्यान सुनिएगा, p बाय टूथ एंड p बाय 2
plus 1th observation. Now the median is basically the average of p by 2th and p by 2 plus 1th observation. ये कॉन्सेप्ट रहेगा जब भी आपका अनग्रुप डाटा है, या फिर वजह आप लोगों के पास जो है वो ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन निकालने का ये प्रोसेस रहेगा. नाउ लुक एट द क्वेश्चन वी हैव. तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा. देखो जी, अगर वजह आपको मैं कहता हूं कि मैं एलिमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 9 स्टूडेंट्स, marks obtained by the 9 students in a class. दिव्यता आप मुझे बताएंगे. और वो इस तरह से हो जाए 70, 47, then comes out to be 52, then 66, 73, 61, 55, उसके बाद 59, फिर आपके पास लास्ट जो है वो आपका 68 है. सो दीज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 9 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. अब अच्छा आपको बताना है इस केस में कि मीडियन मार्क्स क्या. दिव्यता आप मुझे बताओ, अगर मुझे मीडियन मार्क्स निकालना है और मुझे क्वेश्चन को फास्ट ट्रैक में करना है, तो मुझे सबसे पहले आप काउंटिंग करो कि कितनी ऑब्जर्वेशन है. सर 9 + 1/2 सर, आंसर इज 5. जस्ट ए मोमेंट. कितनी ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास? 9 सर ऑब्जर्वेशन. 9. 9 ऑब्जर्वेशन हैं. इसका मतलब काउंटिंग जो है वो आपके पास ऑड है. यस सर. तो मीडियन जो होगा वो आपके पास क्या होगा? मीडियन बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 9 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. यस सर. यानी कि आपके पास मीडियन जो है वो बेसिकली 5th ऑब्जर्वेशन होगी. और ये 5th ऑब्जर्वेशन वो होगी जब आप इस डाटा को अरेंज करोगे इन द 73. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा. तो अब आप मुझे बताओ, इस डाटा को जब आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, आपने पूरा नहीं अरेंज करना है, बस 5th ऑब्जर्वेशन के बाद आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है. ओके सबसे सर. छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है? सर 52. 47 है. अच्छा, सॉरी सॉरी सर. सर 47, 52, हम्म 55, हम्म देन 59 एंड 61. ओके. इसका मतलब ये हो जाए कि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो 61 जो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द मीडियन, क्योंकि यही आपके पास होगी जो 5th ऑब्जर्वेशन. यस सर. ये भी मैं लिख सकता हूँ, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 61 के बाद मेरा ख्याल से आपके पास आएगा 66, देन कम्स आउट टू बी 68. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास आ जाएगा मेरा ख्याल से 70, और आखिरी एंट्री होगी 73. तो मेरा तो काम बचा ये है कि मुझे 5th ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मीडियन जो होगा वो आपका 61 हो जाएगा. एनी क्वेश्चन? नो सर. चलिए जी. अब गुरमन नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप देंगे. यस. तो गुरमन मैं यहाँ पर ना एक डाटा ले रहा हूँ, मुझे बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना. देखो इस समय आपके पास ये है कि इट्स अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन. सो देखो, मुझे आपको ना डाटा दिया हुआ है, वो है 41, देन कम्स आउट टू बी 43, उसके बाद 127, देन इट इज गोइंग टू बी 99, 61, उसके बाद 92 है, 71, 58 एंड 51. ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मीडियन बताइए क्या होगा. माय सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर 58 को रिप्लेस करता हूं, if 58 is replaced by 85,
तो आपको बताना है कि मीडियन क्या होगा। माय थर्ड क्वेश्चन, इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी, क्योंकि वो दो किनारे होते हैं। इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशंस and maintaining the ascending order, और आपने ऐसे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस करना है न्यू ऑब्जर्वेशन से कि आपका असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहे। मेंटेनिंग द असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको बताना है कि देन द मीडियन चेंजेस और नॉट। तो मीडियन जो है वो आपके पास चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर गुरबान, आप मुझे बताओ, ये जो डाटा दे रखा है, आई थिंक इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपकी 9 ऑब्जर्वेशन है। नो यस सर। तो 9 ऑब्जर्वेशन है काउंटिंग में, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऑड है, तो 9+1/2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वही आपका मीडियन हो जाएगा। सर 61। 61 आंसर है सर। आई थिंक अगर आप इस डाटा को अरेंज करते हैं तो 41, उसके बाद होगा 43, देन 41 कम्स आउट टू बी 51 51, देन कम्स आउट टू बी 58 58, फिर 61 बचा आपका 61। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा मेरा ख्याल से 92, आई एम सॉरी 71, 71 फिर 92, 92 99 99, और आखिरी जो ऑब्जर्वेशन है 85 127। तो अभी जो आपने मुझे बताया गुरमन, ये बताया कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके 61 है। सो आई थिंक द मीडियन इज कमिंग आउट टू बी 61। गुड। यस सर। अब आप मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है वैसे कि अगर मैं 58 को रिप्लेस कर देता हूँ 71 आया था 85 से। आप मुझे बताओ 58 को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ 85 से तो क्या मीडियन चेंज होगा? नो सर। यस सर। अच्छा मीडियन चेंज होगा होगा। होगा होगा 71 आ जाएगा। देखो वैसे अगर मैं चेंज करता हूँ ना, 58 को रिप्लेस करता हूँ अगर मान लीजिए 85 से, तो आप मुझे बताओ उस केस में जो डाटा का अरेंजमेंट होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वो बनेगा 41, 43, 41 43 51, 51 देन 61 कम्स आउट टू 71 बी 61, देन इट इज 71, फिर आपका 85 हो जाएगा, फिर बचा आपका 92, फिर 99, और आखिरी एंट्री होगी 127। तो आई थिंक अब इस केस में आप देखेंगे तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है नाउ इट इज गोइंग टू बी द 71। तो आपका यस जो सर। मीडियन आएगा वो आपका 71 हो जाएगा। तो तो सेकंड इसका क्वेश्चन का आंसर आंसर आपका 71। नाउ आप मुझे बताइएगा आर्यन, मेरा जो सवाल है बच्चे वो थर्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी डाटा में अगर आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को रिप्लेस कर देते हैं बाय न्यू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी, और मेंटेन रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर जो है, तो क्या मीडियन चेंज करेगा? नो सर। नो बिल्कुल नहीं करेगा बच्चे। जैसे देखिए आपका जो सर पहला सवाल है ना, अगर पहले सवाल की बात करूं तो मैं अगर आपको ये कहूं कि 41, 43, 51, आपके पास 58, 61, 71, 92, 99 और 127, आप क्या करिए 127 को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एंट्री से जो कि 99 से बड़ी है, इजंट इट? ठीक है। और 41 को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एंट्री से जो 41 से कम है। इन दोनों केसेस में बचे, चाहे आप यहां पर कोई एंट्री लीजिए जो 41 से कम है, यानी यहां पर आप लेंगे लेस देन 41, और यहां पे आप एंट्री लेंगे जो कि मोर देन 99। दोनों केसेस में आपको ये बता दूं, आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को चेंज कर रहे हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मीडियन कभी चेंज नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये थोड़ा ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपने बोली ना कि द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशन, सर ये थोड़ा समझ नहीं आया था। एक्सट्रीम का मतलब है सबसे छोटी सबसे बड़ी। ओके सर। तो अगर आप सबसे छोटी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस को रिप्लेस कर देते हैं न्यू ऑब्जर्वेशन से तब और भी कुछ चेंज नहीं मेंटेन होगा रखते सर। हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो मीडियन चेंज करेगा? मीडियन कभी चेंज नहीं करेगा। नहीं है सर, नहीं कि है, आप नहीं होगा। 41 की जगह वो नंबर लेंगे जो ऑटोमेटिकली 41 से छोटा है, तो वो आपका पहली पोजीशन पर ही आएगा।
और जो 127 की जगह आप वो नंबर लेंगे जो ऑटोमेटिकली 99 जो है उससे बड़ा है। ठीक है, इवन इफ अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में 42 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। ओके सर। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपने ऐसी वैल्यूज ले रखी हैं एक्सट्रीम कि असेंडिंग ऑर्डर जो है ना मेंटेन रहा है, तो मीडियन चेंज नहीं करेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुझे वो देखिएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ऐसा वजह कि मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, और वो मेरे पास ये है 29, 32, 48, देन 50, एक्स, x+2, 72, then 78, then 84, and then it is going to be 95। ये मैंने आपके सामने एक अनग्रुप डाटा लिया है और ये ऑब्जर्वेशंस को मैं अरेंज कर रहा हूं इन द असेंडिंग ऑर्डर। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको कहता हूं कि इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, इस डाटा का मीडियन जो है वो 63 है, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा? बताइए कैसे का। अरे नाम मुझे बताओ, इस समय जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपकी काउंटिंग करिएगा। 10। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 10। 10। तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ऑटोमेटिकली वजह आपका जो मीडियन होगा इट इज गोइंग टू बी द सर। एवरेज ऑफ, ये आपका बनेगा इट इज द एवरेज ऑफ 10/2 एंड 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इजंट इट? यस सर। तो आर्यन ये बताओ मुझे, अगर आप कहें तो मुझे किसका एवरेज देना है, फिफ्थ और आपके पास सिक्स्थ। आई थिंक फिफ्थ एवरेज जो है वो आपकी आइटम जो है वो एक्स है, और जो सिक्स्थ एंड ऑब्जर्वेशन है वो आपके x+2 है, तो दोनों का मैं एवरेज लूंगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 63 के। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे एवरेज ले रहा हूं तो मैं x+x+2 बाय 2 करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 63। तो वैसे यहां से अगर आप देखेंगे, सो आई थिंक 2x+2 will become equals to 126। So I think 2x will become equals to 124। तो यहां से वजह आपका x बहुत इजीली निकल जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 62। दैट्स ऑल। बिल्कुल इस पैटर्न का प्रॉब्लम आपके पास सीरियस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, सेम पैटर्न, पैरेलल क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। If a variable takes the discrete values, α+4, α-7/2, α-5/2, then α-3, then α-2, then α+½ then α-½, देन α+5। तो एक वेरिएबल जो है ना उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं मुझे, और ब्रैकेट में कोट किया हुआ है कि जो अल्फा है वो आपका पॉजिटिव नंबर है। आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर डाटा का मीडियन क्या हो। यस गुरमन, आप मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ मुझे कि इस समय आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? 8। 8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है मुझे। अच्छा, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 8 है।
तो आई थिंक अगर 8 हैं तो आपका जो मीडियन होगा मुझे दैट इज फोर्थ। इक्वल टू एवरेज ऑफ, वो बनेगा एवरेज किसका होगा, वो एवरेज बनेगा फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो वो बनेगा एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। बट आप जब मीडियन निकालेंगे तो जैसे मैंने बताया कि मीडियन निकालने के लिए आपको डाटा को अरेंज करना पड़ता है इन द असेंडिंग ऑर्डर। गुरमान आप मुझे बताओ फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का जब आप एवरेज निकालेंगे, विल यू प्लीज टेल मी द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम से बड़े की ओर सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है? सर एक्स माइनस इट्स सेवन बाई नॉट टू इट्स नॉट एक्स, इट इज अल्फा। सॉरी अल्फा माइनस 7/2। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। अल्फा -7/2 सबसे छोटी है, उससे बड़ी? उससे बड़ी सर अल्फा -5/2। बिल्कुल ठीक है जी। उससे बड़ी वजह? अल्फा -3। अल्फा -3 बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट? अल्फा-2। अल्फा -2, वंडरफुल। अल्फा -12, यस। उसके बाद बचे फिर अल्फा अल्फा प्लस हाफ, यस सर अल्फा+1/2। देन इट इज अल्फा+4 अल्फा+5। एंड अल्फा+5। देखिए काउंटिंग कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली दिस आर गोइंग टू बी द 8 ऑब्जर्वेशन। लेकिन मुझे तो एवरेज चाहिए फोर्थ और फिफ्थ का, तो ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, इन दोनों का एवरेज निकाल। तो आई थिंक ये क्या बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी अल्फा-2 प्लस इट इज अल्फा-1/2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा। सो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 2 अल्फा -5/2 complete divided by 2. After simplification you will get अल्फा-5/4 जो है, and that is going to be the median। इसमें कोई डाउट है और जो कुछ भी पूछना चाहे तो आप पूछ सकते और सर हैं। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, वो आपके पास है अब ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये स्कोरिंग चैप्टर है वैसे, आपका ये बात ध्यान लुक एट सर द। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे? ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। लुक एट द मीडियन, आपको डाटा जो है वजह मैं दे रहा हूँ, उस डाटा का मीडियन निकाल। देखो डाटा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ये एक्स आपके पास वेरिएट है और सामने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो वेरिएट जो है वो इस तरह से, वेरिएट जब आपका 8 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 है। जब वेरिएट आपका 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपका 4 है। वेरिएट 6 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। वेरिएट 10 का फ्रीक्वेंसी 8 है। वेरिएट 9 का फ्रीक्वेंसी 9 है। वेरिएट 4 का फ्रीक्वेंसी 6 है। और वेरिएट 7 का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 4 है। इस पर्टिकुलर डाटा के लिए आपको मीडियन निकालना है। ध्यान रखिएगा डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा नहीं है, ये ग्रुप डाटा है और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यू हैव टू अरेंज द डाटा। तो अगर मैं डाटा को यहाँ पे अरेंज करूं मुझे, तो अब देखिए किस तरह से डाटा अरेंज होगा। गुरमन सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो आएगी मेरा ख्याल से आपके पास 4। देखो 4 होगा, 4 के बाद 5 है, फिर आपका 6, फिर 7, 8, 9 और आपका 10, इजंट इट। यहां पे बचे आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। 4 की फ्रीक्वेंसी 6, 5 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है, 6 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 7 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 8 का फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 है, 9 का फ्रीक्वेंसी आपका 9 है और 10 का फ्रीक्वेंसी 8 है। फिर आपने करना क्या होता है, यहां पर एक और टेबल बनाएंगे, द टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं तो आर्यन ये बताओ सबसे पहली एंट्री जो है वो आपके पास 6 होगी। 6 को डायगोनली 4 के साथ ऐड किया जाएगा तो 10, 10 + 5 बन जाएगा 15, 15 + 4 बन जाएगा 19, 19 + 6 बनेगा 25। मैं डायगोनल एडिशन कर रहा हूं, 25 और 9 बनेगा आपका 34, और 34 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो बनेगा 42। ध्यान दीजिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो पहली एंट्री ये आ गई 6, इसमें इस एंट्री को ऐड किया तो आ गया 10, वो आपने यहां लिखा।
10 में आपने अगला डायगोनल एडिशन किया 5, तो ये बन गया 15। 15 में आपने ये डायगोनल एडिशन ऐड किया तो बन गया 19। तो ये प्रोसेस चल रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी एंट्री होती है वैसे वही एक्चुअल में आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होता है। तो आपका जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है दैट कम्स आउट टू बी 42। तो 42 इंडिकेट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास इवन है। सो आई थिंक मीडियन जो बनेगा इट इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ 21st एंड 22nd ऑब्जर्वेशन। 21st और 22nd ऑब्जर्वेशन का आपका एवरेज होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, देखो जब आप ना 4 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं 6, इसका मतलब है कि जो पहली 6 आइटम्स हैं ना वो आपके पास 4 है। फिर 5 के सामने जब आप 10 बोल रहे हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास 7th 8th 9th और 10th एंट्री जो है वो आपके पास 5 है। 6 के सामने फ्रीक्वेंसी 5 है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसका मतलब 11th 12th 13th 14th 15th ये 5 एंट्रीज जो है वो आपकी 6 होंगी। फिर 15 के आगे 19 ये बता रहा है कि आपका 16 17 18 19 हर एंट्री जो है वो आपके पास 7 होगी। 19 के बाद 25 ये कहता है कि 20 से लेकर के 25 तक हर एक एंट्री आपकी 8 होगी। तो गुरमन ये बताओ 20 से लेकर के 25 तक हर एक एंट्री अगर 8 है तो 21st एंट्री भी 8 होगी और 22nd एंट्री भी 8 होगी। यस सर। आपका एवरेज क्या होगा? सिंपली 8। 8। हाँ, तो अच्छा आपका जो मीडियन हो जाएगा दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 8। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते लो हैं। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा कि लेट अस टॉक अबाउट द मीडियन इन केस अगर आपके पास ग्रुप डाटा है और वो भी क्लास इंटरवल टाइप, यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जो है वो अपीयर हुए हैं, तो अब क्या करना है, देखो यहां पर ना आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। मिड वैल्यू टेबल आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मिड वैल्यू। यहां आगे आगे आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लास इंटरवल दिया होता है तो उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का जो गैप है वो विड्थ ऑफ द क्लास होता है। तो आपने यहां पर सबसे पहले मार्क करना एच। एच इज बेसिकली द विड्थ ऑफ द क्लास। ऑलराइट, फिर आप क्या करेंगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कैपिटल एन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली समेशन एफ। वो इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस। एग्रीड। अब देखो क्लास इंटरवल यहां दिया होगा, फ्रीक्वेंसीज आपके सामने होगी। आप क्या करेंगे, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टेबल बनाएंगे। अब देखिए उसके बाद फिर आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जब आप निकाल चुके होंगे, तो मैंने अभी आपको कहा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी एंट्री होती है, जो यहां पर एंट्री होगी, वही आपका सम हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये बताएंगे कि मीडियन जो है वो अब आपके पास कौन सी साइज का हो, यानी क्या साइज होगा मीडियन का, ये मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। तो मीडियन का साइज जो है ना वो जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन का साइज जो है वो जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा वो बनेगी आपकी मीडियन क्लास। तो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका मीडियन जो है उसमें जो आपके पास जो साइज है पर्टिकुलर आइटम का वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मान लीजिए मैं आपको डमी बताता हूं, जैसे सपोज करो आपके पास यहां पर सपोज करो कि 200 to 300 जो है वो अगर आपकी मीडियन क्लास आ जाती है,
तो इस मीडियन क्लास में 200 जो है उसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। नाउ लुक एट द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। तो वजह जब आप मीडियन निकालेंगे ना, तो मीडियन में आप क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे तो उसका लोअर लिमिट लीजिएगा एल, उसमें आप ऐड करेंगे, यहां पर आप एक फ्रैक्शन बनाएंगे जो कि n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ होगा, और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है ये मल्टीप्लाई करेगा एच से। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एल जैसे मैंने आपको बताया लोअर लिमिट of the median class, n is going to be the sum of the frequencies, f जो है वो आपके बनेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और यहां पर जब मैं c की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत ध्यान रखिएगा, c आपके पास होगी, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन, जो मीडियन से पहले है। तो रिमेंबर व्हाट इज c? c is basically the cumulative frequency of the class preceding the median। इसमें कोई डाउट है वजह तो आप पूछ सकते हैं। h मैंने आपको बता दिया, दैट इज द विड्थ ऑफ द क्लास। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। सर एक मिनट सर बस। सर ये आपने सी से क्या लिखा है आपने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी ना, उससे पहली वाली जो क्लास होगी उसके सामने जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही आपने लिखना है यहाँ पर। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन मुझे? नो सर। चलो अब मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जो आपका ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको मैं कह रहा हूं कि द वेज डिस्ट्रीब्यूशन, वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स इन ए सर्टन फैक्ट्री। वो कुछ इस तरह से हो जाए, मंथली वेजेस का डाटा मैं यहां दे रहा हूं, तो मंथली वेजेस इन रुपीज, उसका मैं स्लैब आपको बता रहा हूं। तो वो कुछ इस तरह से है कि 1500 से लेकर के 1700 का स्लैब है, उसके बाद 1700 से लेकर के 1900, 1900 टू 2100, 2100 टू 2300। जो आपके क्लास इंटरवल है उसमें आपकी विड्थ सेम होनी चाहिए, 2300 टू 2500, 2500 टू 2700, 2700 टू 2900। अब अच्छा, ये तो आ गया मंथली वेजेस जो आपको रुपीज में बताया गया। अब यहाँ पर आपके पास आता है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कितने वर्कर्स हैं जो आपके इस स्लैब के अंदर काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब है बेसिकली फ्रीक्वेंसी
कितनी फ्रीक्वेंसी है आपके या कितने वर्कर्स हैं जो 1500 से 1700 के बीच में सैलरी ले रहे हैं। तो 35 यहां पर है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है 62। उसके बाद हो जाए फिर आपका 55। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 72। देन 142। उसके बाद है 85। लास्ट आपके पास है 90। देखो ये जो मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स बनाया ना, ये एक्चुअल में आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई थिंक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली एंट्री 35। 35 में 62 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 97। 97 में 55 ऐड करूंगा, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 152। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा 152 में 72 ऐड करूंगा, दिस कम्स आउट टू बी 224। 224 में 142 ऐड करूंगा, दिस कम्स आउट टू बी 366। 366 में 85 ऐड करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 451। 451 में जब आप यहाँ पर 90 ऐड करेंगे, आई एम सॉरी दिस एंट्री इज नॉट 90 माय डियर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये एंट्री वजह आखिरी वाली मैंने गलत लिखी है, यहाँ पे 50 होगा। तो 451 में 50 ऐड करोगे तो बनेगा 500। अरे ना आप मुझे बताओ जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है वो कितना होगा अगर आप इस पूरे टेबल को देखें। 501। बिल्कुल ठीक है जी, 501। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी एंट्री है ना, जो वही आपके पास हो जाता है बेसिकली सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है। आई थिंक टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो आइटम्स हैं वो ऑड है। 501 आपके पास टोटल सम बन रहा है, तो 501 तो बन गया ऑड। इसका मतलब आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा। मीडियन जो है ना, दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम, इट इज बेसिकली द साइज ऑफ 501 प्लस 1 बाय 2th आइटम। I think now it is going to become the size of 502 by 2, तो ये बन जाएगा 251th आइटम। तो आपका जो मीडियन है इट इज बेसिकली द साइज ऑफ 251th आइटम। अब देखो 251th आइटम जो है ना वो कहाँ पे आ रही है। देखो पहली जो 35 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो 1500 से 1700 के बीच में है। 36 से लेकर के 97 तक जितने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इस स्लैब में आ रही है। 98 से लेकर के 152 तक जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इस स्लैब में आ रही है। 152 153 से 224 तक जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का स्लैब ये है। लेकिन 225 से लेकर के 366 वाले जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का स्लैब ये है। तो 251th आइटम जो है वो 225 से 366 के बीच में आएगी। तो गुरमन ये होगा जो आपका मीडियन क्लास। यस सर। सो मीडियन क्लास इज गोइंग टू बी 2300 टू 2500। तो वजह आपको जैसे मैंने बताया सबसे पहले एल निकाल लीजिएगा, एल कम्स आउट टू बी 2300। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दो वो कितना बनेगा 142। फिर आपको बताना एन, एन आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो 501 होगा। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो निकालना है सी। तो सी इज बेसिकली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, उससे पहले। तो आई थिंक सी का जो वैल्यू होगा दिस विल बी 224। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा। यस सर। बी केयरफुल रिगार्डिंग सी, क्योंकि गलती हो जाए हमेशा सी पर ही होती है। तो सी आपका बनेगा 224। अगेन रिमेंबर सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन। तो मीडियन क्लास जो है वो 2300 टू 2500 है। उससे पहली वाली क्लास ये है, इसके सामने जो लिखी है वही आपकी सी हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे, आई थिंक मीडियन जो बनेगा हो जाए दिस कम्स आउट टू बी 2300। एक और इंफॉर्मेशन, जब क्लास विड्थ की बात कर रहे हैं तो आई थिंक क्लास विड्थ इज कमिंग आउट टू बी 200। So 2300 plus now it is n by 2, so that will be 501 by 2। उसमें से आप कम करेंगे आप c, that is basically 224। This complete has to be divided by the frequency of the median class, that is 142। और ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा जो भी आपकी क्लास विड्थ है।
एंड विच इज बेसिकली 200। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे वैसे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 2337.32, कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। इतना रुपीज होगा जो आपका मीडियन। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप एट एनी स्टेज। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन आपको दी, इसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइंड कर दूं कि हमने क्या बताया। मीडियन यहाँ पे आकर के आपका फिनिश हो जाता है। अब मीडियन से आगे जो है वो ये है कि ये जो लास्ट वाला मैंने बताया है, इसी को मैं रिवाइंड करूंगा। ये ध्यान रखना हो जाए कि जब आपका ग्रुप डाटा क्लास इंटरवल टाइप है, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द मीडियन। और ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूला ही आएगा और वो ये पूछेगा कि फॉर्मूले के अंदर आपका एल का मतलब क्या है, आपके पास सी का मतलब क्या है, आपका एफ का मतलब क्या है। अब आइए हम बात करते हैं इसके आगे हो जाए, तो एक छोटा सा टॉपिक है, चलो उसमें हम नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे। तो इट्स नाउ ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ काइंड कोऑपरेशन फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।